हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आपके साथ ग्रुप 5 का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में और प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें द डायामीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स ऑफ डायामीटर 2 मिलीमीटर। द लेंथ ऑफ वायर इज। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। स्फीयर मतलब स्फेरिकल बॉल है। स्फीयर एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है, जैसे बॉल जैसा ही। ओके, तो इसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और इसको हम पिघला दे रहे हैं। उसके बाद फिर से इसकी कास्टिंग करके इसको मतलब तार के फॉर्म में बना रहे हैं। और जो तार है ये तार मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। सिलेंडर का रेडियस होता है और लंबाई होती है। ये इसका रेडियस या ये पूरा डायमीटर कह लीजिए और ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ऐसा तार के साथ भी ये पूरे तार की लेंथ हो गई और इसका डायमीटर इन्होंने दे रखा है कि हमने जो तार बनाया है उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो उसमें मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो होती है यूनिट, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि ठीक है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 मिलीमीटर है, हम सॉल्व कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। या तो ये मिलीमीटर में कर लीजिए या तो ये सेंटीमीटर में कर लीजिए, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों मिलीमीटर में हो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर। हम अपने क्वेश्चन को मिलीमीटर में सॉल्व करते हैं। आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी। जब आप 2 मिलीमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 लेके चलने से अच्छा है कि हम मिलीमीटर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका डायामीटर है 60 मिलीमीटर, ओके, और इसका डायामीटर है 2 मिलीमीटर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम किसी एक तरीके की शेप, जैसे यहाँ पे पहला शेप स्फीयर है, इसको पिघला करके हमने यहाँ पे तार बना दिया है, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। और वो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहला वाला फिगर होगा और जो दूसरा वाला फिगर होगा, उन दोनों का फ्रेंड्स वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन फर्स्ट फिगर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड फिगर। बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। दोनों का आपको वॉल्यूम याद होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस दोनों के आयतन को जब आप बराबर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर पता चल जाएगा। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि यहाँ पे स्फीयर है, इस स्फीयर को मान लीजिए यहाँ पे तार में बनाया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि स्फीयर को हमने पिघलाया और ऐसा क्यूबॉइड का शेप दे दिया, ठीक है। या फिर कोई कोन बना दिया, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर आप बना सकते हैं। या फिर इस बॉल को हमने छोटे छोटे बॉल बना दिए, छोटे छोटे बॉल में बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो आयतन होता है वो नहीं बदलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो की चीज़ को पहले ये 5 किलो का आपने लिया है, उसमें 3 किलो वेस्ट हो गया और 2 किलो का आपने बना दिया। ऐसा नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस का एक ही कॉन्सेप्ट है, आयतन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस चलिए करते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कॉन्सेप्ट को। अब इसमें बस फॉर्मूला रखना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूला। मैं इससे पहले ये सारा कुछ इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, ठीक है। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए तो आप तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला स्फीयर का फॉर्मूला आयतन का और दूसरा सिलेंडर का हमें लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ठीक है। और इस सिलेंडर का होता है पाई r² L। इसका देखिए रेडियस कम होगा इसलिए हमने इसको ये स्मॉल r से लिखा है, ठीक है। इसका रेडियस ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, तो हमने कैपिटल R से लिखा है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन यहाँ पे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड है तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
4/3, 4/3 ही रहेगा। आर की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए, जब इसका क्या है, डायामीटर है 60 मिलीमीटर, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका रेडियस हो जाएगा 30 मिलीमीटर। डायामीटर की वैल्यू बिल्कुल नहीं रखना है वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो रेडियस की वैल्यू है 30, तो 30 का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे है डायामीटर 2 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है। 4/3, 30 का क्यूब का मतलब होता है 30 को 3 बार रिपीट करना है, 30 गुणे 30 गुणे 30, और 1 का स्क्वायर, 1 को कितनी बार भी गुणा कीजिए वो तो हमेशा 1 रहेगा, तो 1 इंटू एल, ठीक है। एल क्या है, लेंथ है इस तार की, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तार की लंबाई कितनी होगी, वही मतलब हमें इसमें 1 एल की वैल्यू को ही निकालना है, ठीक है। तो 3 से 30 को काट दीजिए, 10 बार में कटेगा, 3 दहा में 30, ठीक है, तो 10। अब बस इसका गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4 गुणे 10 गुणे 30 गुणे 30, देखिए 3 त्रिक 9 और 9 चौके 36, मतलब 36 और 3 0, 1 2 3 0, ये आ जाएगा एल की वैल्यू। लेकिन आपने यहाँ पे मिलीमीटर रखा है 30, यहाँ पे मिलीमीटर रखा है, ठीक है, तो आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। अब हम मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो रियल आंसर आएगा। तो 3600 को मिलीमीटर को आप 1000 से भाग दे दीजिए तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0000 कैंसिल हो जाएगा और 36 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यूनिट का बहुत ही ध्यान रख करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इतना इस पूरे PDF में, ठीक है, इसलिए इसमें इतना समय लग गया। आगे के क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूब लाइट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफली रन फ्रॉम अ 240 वोल्ट सप्लाई विथ अ 5 एम्पियर फ्यूजेस, ओके। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में टोटल देखिए, इसमें जो टोटल पावर होगा, टोटल पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 240 वोल्ट दी हुई है और करंट की देखिए यहाँ पे 240 वोल्ट दी हुई है और करंट की वैल्यू यहाँ पे 5 एम्पियर दी गई है, ठीक है। 240 गुणे 5, तो टोटल पावर कितना हो गया, टोटल पावर हो गया 1200, ठीक है। टोटल पावर हो गया 1200 वाट। अब इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वोल्ट ट्यूबलाइट कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए इसमें एक जो ट्यूबलाइट है वो 40 वोल्ट का पावर लेती है, ठीक है। हमारे पास टोटल पावर जो है 1200 है, तो कितनी ट्यूबलाइट्स लग जाएंगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बिना फ्यूज़ हुए कितनी ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। तो एक ट्यूबलाइट का 40 वोल्ट पावर लेता है, तो बस इसको 40 से आप भाग दे दीजिए, 4 3 12, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ये दिया है कि टोटल वोल्टेज है और ये करंट है, तो इन पावर की वैल्यू होती है V इंटू आई, इसका गुणा किया आपने तो पावर पूरा निकल आया, ठीक है। और ये एक जो बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, वो जितना कंज्यूम करता है उसकी वैल्यू है 40 वोल्ट, ठीक है। तो आप उससे उसको भाग दे दीजिए तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब निकल आएगा, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाई प्रेसिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है। देखिए हीट की जो वैल्यू होती है ये एक फार्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर के, यहाँ पे एक टर्म है स्क्वायर के, ठीक है। स्क्वायर पूछा है इसलिए यहाँ पे आई हो जाएगा, आई मतलब करंट। अगर स्क्वायर नहीं पूछा होता तो वो आर या टी होता, ठीक है, डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आई करंट के, स्क्वायर यहाँ पे टर्म्स यूज हुआ है, स्क्वायर ऑफ, तो दैट विल बी करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद बना रही हूँ, एक्चुअली मैं बिज़ी थी थोड़ी सी, बट अब मैं कंटिन्यूस अपना वीडियो बनाऊँगी। और प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो कंटिन्यू बनाऊँ तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपना काम कंटिन्यू करती रहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वर्क्स ऑन द, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये आपको याद ही करना है, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ओके। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक है इंसुलेटर और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। अब इंसुलेटर और रजिस्टर में फ़र्क क्या होता है,
जो इंसुलेटर होता है वो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और रजिस्टर मतलब कि रेजिस्टेंस होता है इसका जो कि कंडक्टर के तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होता है, बट जो इंसुलेटर होता है उसमें इनफाइनाइट टर्म आएगा। इनफाइनाइट मीन्स असीमित, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो, शैडो मतलब परछाई, इज 1:√3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा रॉड है, अगर सूरज यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परछाई बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रॉड, ये लेंथ ऑफ द रॉड अगर 1 है तो इसकी परछाई की वैल्यू √3 है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। ये देखिए थीटा है, उसके सामने वाला जो डंडी होता है वो लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, और ये सबसे बड़ा वाला कर्ण होता है, हिंदी में ऐसा होता है, ओके। तो ये लंब आधार, तो tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार 1/√3। देखिए अब आप सोच रहे होंगे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हमें कर्ण ये होता है और कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने साइन थीटा नहीं लिया, ठीक है। कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार तो हमें ये पता है लेकिन कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने कॉस थीटा भी नहीं लिया। तो देखिए ये दिया है और ये दिया है, ये क्या है, लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे tan थीटा को ही लिया है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, यहाँ से आपको पता होगा, आपको सारे थीटा की वैल्यू याद रखनी है। tan 30 की वैल्यू होती है एक्चुअली 1/√3, इसलिए यहाँ से आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज़ 2 एंड सम ऑफ रूट इज़ 0, ओके। तो इसमें ये पूछा है, यहाँ पे 4 इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर लगा हो, यहाँ पे x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो हम इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा कुछ में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज़ 2 एंड सम ऑफ रूट इज़ 0। देखिए एक्स स्क्वायर पहला इक्वेशन, इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 उठा के चेक करते हैं, इसमें हमको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। +4 = 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -4। तो इसके रूट्स फ्रेंड्स जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 = 0। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर पे +4 था लेकिन जब उधर गया तो माइनस हो गया। जब भी इधर से उधर जाती हैं चीज़ें इक्वल्स टू के उस पार जाती हैं तो साइन उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे +-2 इसलिए आई है क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, इसलिए इसकी वैल्यू +-√2 होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे दो रूट जिसको जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब देखिए +2 और -2 को आप जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक रूट क्या है, 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि इसका एक रूट 2 है और इसके दोनों रूट कौन से हैं, इसके दूसरा रूट है -2, और जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको सिर्फ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड बता रही हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर होगा। आप क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूँगी। लेकिन अगर क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर ना हो कहीं कहीं पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और भी सारे जैसे और भी लेवल के जो PDF हैं उसमें भी सेम तरीके के क्वेश्चन होते हैं और मैं उसको भी सेम तरीके से ही सॉल्व करूँगी। तो अगर आप सारे PDF देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6, 7 एंड -1, -5, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये मैथ्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको सारे ही PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए -6 और -7 पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -1
और -5। आप इसको x1 y1 मान लीजिए और आप इसको x2 y2 मान सकते हैं, किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मान सकते हैं, उससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लीजिए जैसे कि हमने वहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब देखिए d इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे है -6। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे -6 और x2 की वैल्यू क्या है, ये है हमारा x2, इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे हो जाएगा यहाँ पे +1। -6 + 1 का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, y1 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है 7, तो यहाँ पे 7 रख लीजिए, माइनस y2 की वैल्यू क्या है -5। अब ये -5 और ये पहले वाला माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो 7 + 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 + 1 की मतलब -5 का स्क्वायर और प्लस 7 + 5 12, ओके 12 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर या +5 का स्क्वायर सेम होता है, वो होता है 25, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है। अब 12 का स्क्वायर फ्रेंड्स होता है 144। ठीक है, तो 25 और 144 को जोड़ेंगे आप तो आएगा 169, और ये 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 169 13 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ वायर इज 0.24 mm एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इनटू कंसिडरेशन इज, ओके। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, ठीक है, जैसे ये तार है, तो अगर आप तार को यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ऐसा वाला सेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.24 mm और इसका एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला सीधे याद होना चाहिए आपको। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 22/7। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 0.24 का स्क्वायर। इसको आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 22/7 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो 0.24 है इसको आप 24/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 बार है तो इसको 2 बार 24/100 लिखिए। आप 24 और 22 का गुणा कीजिए और फिर उसको 7 से भाग दे दीजिए, उसके बाद दशमलव को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 0.18 इसका आंसर आ जाएगा, मैंने इसको चेक किया हुआ है, तो ये 0.18 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इसमें चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला पावर का गलत है। तो देखिए P = हम लोग जानते हैं कि VI पावर का फॉर्मूला होता है, I² R पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो IR² कभी सुना नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए फिर भी आपको तीनों फॉर्मूले नहीं आते, तो आप ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ पे P है, सॉरी, ओके, तो P = V × I पता है आपको, तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ कीजिए जो कि कहता है वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, V = IR, तो सुना ही होगा V = IR, तो बस यहाँ पे V की जगह IR रख दीजिए। देखिए तो हो जाएगा, V की जगह आपने IR रखा और एक I पहले से था, तो क्या बन जाएगा I² R, मतलब देखिए ये दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब V² R आपको देखना है, तो V² चाहिए तो I की वैल्यू रख दीजिए। देखिए I की वैल्यू हो जाएगी V/R। ठीक है, V = IR फॉर्मूला है, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R, तो यहाँ पे V/R रख दीजिए, V/R का होल स्क्वायर इंटू R, जो कि बन जाएगा V² R, मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया, और सॉरी ये आ गया, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कहीं से नहीं आ रहा है IR²। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इस सीधे याद रख लीजिए कि पावर के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में। ठीक है, आप यहाँ से इसको याद रख लीजिए क्योंकि आप कितनी बार कन्वर्ट करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप कभी भूल जाएँ तो तुरंत चेक कर सकें। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है I² R, जो कि ये पहला वाला है, VI जो कि दूसरा वाला है, और तीसरा वाला ये V²/R। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में इसमें से कोई एक भी याद है तो आप उसमें बस V = IR का यूज़ कीजिए और दूसरा और तीसरा फॉर्मूला आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो फिर याद रखिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज। एक धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करती है,
यह कारक है, किस कारक पे निर्भर करती है? इसमें कोई मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है टेम्परेचर। टेम्परेचर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है, जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ बॉडी कवर वन हाफ ऑफ इट्स जर्नी 40 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ 50 मीटर पर सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, जनरली मैंने तो इस क्वेश्चन को सारे एग्ज़ाम में देखा है। क्वेश्चन क्या रहा है, ये पूरी दूरी है। ठीक है, या आधी दूरी आपने अलग स्पीड से तय की है, मतलब आधा दूर आप बाइक से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हैं, उसके बाद आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है, 50 मीटर पर सेकंड कर दिया है। यहाँ पे 40 थी पहले, बाद में 50 हो गई है। तो कह रहा है तो एवरेज स्पीड क्या है, आप इसका फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, खासतौर पे केवल इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी किसी और क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2uv अपॉन u प्लस वी, मतलब ये वाली स्पीड मान लीजिए u है और ये आपकी v है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50, जो क्या जाएगा, देखिए 40 दूना 80 गुणे 50 और नीचे हो जाएगा 90। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 5 40, 400 डिवाइडेड बाई 9, इसको आप भाग दीजिए, पाएगा 44.4। तो ये आंसर यहाँ से 44.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का जो रियल फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस को आप 2x मान लीजिए आपकी ये x डिस्टेंस है और दूसरी वाली भी x है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/2 ऑफ इट्स जर्नी। ठीक है, मतलब आधी दूरी उसने की है, तो मतलब दोनों दूरी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x। ओके, टोटल दूरी हो गई। अब यहाँ पे टोटल टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/40 एंड प्लस x/50। ये है कॉन्सेप्ट और ये है डायरेक्ट फार्मूला। मैं कहूँगी आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, द एवरेज लोकेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। वेट जो होता है, या जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वेट होता है वो कहाँ पे केंद्रित होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज measured to be 25 सेकेंड। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी। परसेंटेज एरर इसके का फॉर्मूला होता है इस केस में, ये परसेंटेज है, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू। ओके, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। ये क्या है, वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। लिस्ट काउंट इसका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2। इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 20 ऑसिलेशन में जो टाइम लगा है वो 25 सेकेंड का है। ठीक है, तो 25 सेकेंड इसकी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये हम 20 ऑसिलेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 25 चौका 100 और ये 4 दूना 8, 0.8। तो यहाँ पे 0.8 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। इसके आगे फ्रेंड्स हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं कि हमें ज़रूरत है सेकेंड पार्ट की इसकी, तो हम इसके लेवल 1 को ख़त्म करके फिर लेवल 2 में भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ले आऊँ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली इसका सेकेंड पार्ट ले आऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ।